नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे मृदुला गर्ग जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी वित्ततृष्णा। वित्ततृष्णा कहानी है पति पत्नी के मध्य हो रहे मनमुटाव की, जो कि बढ़ते बढ़ते एक इतनी गहरी खाई का रूप ले लेता है जिसको पाट पाना असंभव हो जाता है। तो कहानी शुरू करें। 1:30 बजने वाला है। दिन का 1:30। सूरज ठीक सिर पर है। धूप ने सड़क को नंगा कर रखा है। पास कहीं कोई पेड़ भी नहीं कि झीनी चादर की ओट दे दे। मोटरसाइकिल के हत्थे को हाथ से थामे दिनेश बेमतलब सड़क के किनारे खड़ा है। हेलमेट के नीचे भट्ठी सुलग रही थी, उतार कर सीट पर रख दिया है। अब आसमान नंगे सिर पर कोड़े बरसा रहा है। सिर, माथे और चेहरे से बहकर पसीना कमीज के कॉलर के नीचे जमा हो रहा है। गीली कमीज पीठ पर चिपक रही है। हाथ पांव चिपचिपा रहे हैं। सूरज की तीखी चौंध बेसहारा आंखों के आगे लाल नारंगी गोले नचा रही है। ऐसे में किसी को भी घर की याद आ सकती है। धूप और बारिश से बचने के लिए ही आदमी घर बनाता है। यहीं सामने उसका घर है। सड़क के उस पार मोटरसाइकिल को घसीट कर 4 कदम ले जाना होगा। आंगन पार करके 20 सीढ़ियां चढ़ेगा तो दरवाजा खोलने की देरी होगी। वह घर के अंदर होगा। कुल मिलाकर 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसने एक बार फिर कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। हाँ, 1:30 बजा चाहता है। यही ठीक वक्त है। शालिनी खाना खा रही होगी। और देर की तो वह अपने कमरे में जाकर सो रहेगी। घंटी बजेगी तो आकर दरवाजा खोलेगी जरूर, पर उस वक्त उसका चेहरा दिनेश के लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। वह आएगी। आहिस्ता पैरों की आहट से वह पहचान लेगा। उसकी चाल हमेशा यकसा रहती है। वह आएगी, दरवाजे की चटकनी नीचे गिराएगी और वापस लौट जाएगी। ठेल कर दरवाजा दिनेश को ही खोलना पड़ेगा। अंदर घुसने पर वापस जाती उसकी पीठ की एक झलक देख पाएगा, उसका चेहरा नहीं। फिर खटाक उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। वह बाहर वाले कमरे में रह जाएगा, जिसे वे बैठक और खाने के कमरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। खाने की मेज पर करीने से खाना लगा होगा। एक थाली, न ज्यादा बड़ी न छोटी, उसमें 2 कटोरियां, एक चम्मच, पास रखा एक गिलास, ट्रे में लगे सब्जी के 2 डोंगे, परोसने को 2 बड़े चम्मच, कपड़े से ढकी 4 रोटियां। दिनेश आराम से हाथ मुंह धोए। पीछे वॉश बेसिन पर एक साफ तौलिया टंगा होगा। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और दही निकाले और खाना खा ले। इच्छा हो तो रसोई घर में जाकर खाना गर्म भी कर सकता है। गैस के पास दियसलाई रखी होगी और धुली मंजी कढ़ाई भी। शिकायत की गुंजाइश नहीं है। खाना खाकर वह अपने कमरे में आराम कर सकता है। बिस्तर के पास मेज पर छोटी डिबिया में सौंफ इलायची रखी रहती है। खाना खा ले और सो जावे। न चाहे तो न सोए। उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। 5 बजे शालिनी उठती है तो चाय बनाकर मेज पर रख देती है। अपना प्याला लेकर वह अक्सर खिड़की के पास चली जाती है और बाहर देखती रहती है। दिनेश जानता है अगर वह भी अपना प्याला लेकर खिड़की पर गया तो शालिनी बैठक में लौट आएगी और कोई पत्रिका खोलकर बैठ जाएगी। अपने ही घर में समय काटना कितना मुश्किल होता है। 4 बजे से वह बाहर निकलने की योजना बनाने लगता है, पर 5 बजे से पहले निकलने पर दरवाजा बंद कर लेने के लिए शालिनी को पुकारना होगा। फिर वह चाहे कितनी देर इंतजार क्यों न करे, दरवाजे में चटकने लगाने वह तभी आएगी जब वह घर से निकल चुका होगा, पहले नहीं। इससे तो करवट बदलते 5 बज जाएं। 1:30 बज गया। अब घर पहुंच जाना चाहिए। वह जानता है शालिनी को दोपहर में खाना खाकर सोने की आदत है। नींद में विघ्न पड़ने पर उसके सिर में दर्द हो जाता है। कभी कभी वह दर्द 3 दिन तक ठीक नहीं होता। वह नहीं चाहता उसके देर से घर पहुंचने की वजह से उसके सर में दर्द हो। अभी घर पहुंच गया तो हो सकता है वह खाने की मेज पर बैठी मिल जाए, तब घंटी बजाने की जरूरत नहीं होगी। दरवाजा खाने की मेज के ठीक सामने है और खाते वक्त वह चटकनी नहीं लगाती, ढुकाकर छोड़ देती है। ठेलकर भीतर आया जा सकता है। शालिनी सामने बैठी मिलेगी। उसके सामने मेज पर दिनेश के खाने का इंतजाम होगा। वही एक थाली, एक गिलास, एक चम्मच, 2 कटोरियां, सब्जी के डोंगे, कपड़े से ढकी रोटियां, सलीके से अदा किया ठंडा फर्ज। दिनेश भीतर घुसता है तो शालिनी मुंह ऊपर उठाकर नहीं देखती, चुपचाप खाती रहती है। वह कैसे समझ जाती है आने वाला और कोई नहीं, बस दिनेश है। रोज वह नए तरीके से दरवाजा खोलता है। शायद वह चौंक कर सिर ऊपर उठाए और एक भरपूर नजर उसे देखने पर मजबूर हो जाए। फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बरसों बाद उसे देखकर
वह नए सिरे से उसे पहचान उठे। शालिनी, वह कहना चाहता है, शालिनी मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें याद है तुम कहती थी मेरे पास कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं। दफ्तर से घर लौटता हूँ तो फाइलें साथ लेकर हर वक्त काम में डूबा रहता हूँ। अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। हम घंटों बैठकर बातें कर सकते हैं। यह तो मैं यूं ही आदत से लाचार सुबह घर से निकल जाता हूँ। तुम कहो तो बिल्कुल न जाऊं। और भी बहुत कहना चाहता हूँ और उसके लिए सही वक्त की तलाश करता रहता है। हाथ मुंह धोकर वह शालिनी के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। खाना परोसता है तो उसकी तरफ देखता रहता है। वह मुंह ऊपर उठाए तो अपनी बात कह डाले, पर उसकी नजरें थाली पर गड़ी रहती है और खाना खत्म करते ही वह चुपचाप अपने बर्तन समेट कर उठ जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई जूठा बर्तन मेज पर छूट जाए। ऐसा भी नहीं होता कि वह आंख उठाकर देख ले कि दिनेश खा चुका है या अभी खा रहा है, मेज पर से उठ चुका है या वहीं बैठा है। दिनेश सामने रहता है तो शालिनी का चेहरा चेहरा नहीं रहता, सपाट पीठ बन जाता है। अपनी तरफ पीठ किए आदमी से बात करना बहुत हिम्मत का काम है। दिनेश में उतनी हिम्मत नहीं है। फिर भी एक दिन खाते खाते वह पुकार उठा, शालिनी। शालिनी के जिस्म में हरकत नहीं हुई। कौर तोड़ती उसकी उंगलियां चौक पर कांपी तक नहीं। शालिनी, उसने और ऊंची आवाज में पुकारा। शालिनी खाना खाती रही। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हिम्मत करके वह एक खाई फलांग गया। शालिनी ने मुंह ऊपर नहीं उठाया, न उसका हाथ रुका। दिनेश ने चुप्पी को सुनने की कोशिश की। शायद वह उसे सुन चुकी हो और बिना कहे कह रही हो, हाँ कहिए मैं सुन रही हूँ। पर नहीं, उस चुप्पी में कोई शब्द नहीं था। बिल्कुल बेजान थी वह। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर वह चीख पड़ा। कहना आपको है, मुझे नहीं, शालिनी ने धीरे से कहा। फिर चुप्पी छा गई। गुबार की तरह शब्द उठे थे और चारों तरफ छाए सन्नाटे में बिना कोई लहर पैदा किए सो गए थे। शालिनी का चेहरा पहले की तरह भावहीन था। सिर के साथ आंखें भी झुकी हुई थीं। उसके कसे होठ इतनी कम देर के लिए खुले थे कि दिनेश सोचता रह गया था कि वाकई उसने कुछ कहा था या महज उसका वहम था। दिनेश की हिम्मत पस्त हो गई थी। अभी बहुत सारी खाइयां सामने थी और फलांगने के लिए दूसरी तरफ तनिक संबल न था, वरना कहने को तो उसके पास बहुत कुछ था। शालिनी, वह पूछना चाहता था, 20 साल पहले तुम्हें इतना कुछ कहना था, उसका क्या हुआ? कहाँ खो गए वे शब्द? बिना कहे तुम्हारा मन कैसे भर गया? तब मैं कितना व्यस्त था। तुमने मुझसे पूछा था आपके पास घंटे भर की फुर्सत नहीं है कि बैठकर बात कर सके। तो मैंने कहा था बात करने की फुर्सत उन्हें होती है जिनके पास काम नहीं होता। अगर तुम घर को पूरे सलीके से चलाओ तो तुम्हारे पास भी चकचक करने को वक्त न बचे। तुम समझती क्यों नहीं शालिनी? तब मेरे पास वक्त नहीं था, अब है। हालात बदलते रहते हैं। हालात के साथ हमें बदलना पड़ता है। देखो, घर में हम दो ही प्राणी हैं। एक बेटा है तो अमेरिका जा बसा, लौट कर क्या आएगा? अब जो कुछ कहना है हमें एक दूसरे के लिए कहना है। इस तरह चुप्पी साधे रहने से जिंदगी कैसे चलेगी? एक बार फिर कोशिश करूं अपनी बात कहने की, उसने सोचा था। रोज सोचता है, रोज अपने को समझाता है कि एक बार सन्नाटा टूट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस में बात करने का उनका अभ्यास जाता रहा, बस, और कोई बात नहीं। पर शालिनी, कल दोपहर घर लौटा तो दरवाजे के बाहर अंदर से आ रही हंसी की आवाज़ सुन ली। वह ठिठक गया। किसी और के घर के आगे तो नहीं जा खड़ा हुआ। दरवाजे के ऊपर लगी अपने नाम की तख्ती कई बार पढ़ डाली। घर तो उसी का है, तब कौन है अंदर? हंसी एक नहीं दो नारी कंठों से फूट रही है। कौन है? एक तो शालिनी है, दूसरी दूसरी कोई हो, शालिनी जरूर है। बेसब्री से उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जा पहुंचा। सामने सोफे पर मंगला बैठी थी, शालिनी की छोटी बहन। बराबर में शालिनी। दोनों ठहाके मारकर हंस रही थी। इससे पहले कि हंसी सहसा थम जाने के बाद की चुप्पी कानों को खटकती दिनेश बोल पड़ा, अरे मंगला, तुम कैसी हो? बड़े दिन बाद आई। बैठो बैठो। और सब कैसा चल रहा है? सुरेश कैसे हैं और बच्चे? माधवी के डॉक्टर बनने में कितने साल बाकी हैं? हाँ, और कोई नई फिल्म देखी? वह एक के बाद एक सवाल पूछता चला गया। मंगला बीच बीच में जवाब देती रही। शालिनी चुपचाप पास बैठी रही।
फिर उठकर खड़ी हो गई। मंगला ने उसे जाते देखा, क्षण भर को झिझकी, फिर वह भी खड़ी हो गई। अरे कहाँ चल दी? दिनेश ने कहा। बैठो बैठो, खाना खाकर जाना, एकदम तैयार है। हमने तो जीजाजी खा लिया, मंगला ने सकुचा कर कहा। खा लिया? ओ, अच्छा किया, अच्छा किया। उसने कहा, मुझे देर भी तो कितनी हो गई। अब आओ, मेज पर बैठो मेरे साथ, चाय कॉफी ले लो। क्या लोगी? नहीं, कॉफी भी हम लोग। चलो मंगला, हम उस कमरे में चले, शालिनी ने कहा और अपने सोने के कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे मंगला। दिनेश वहीं छूट गया, आरामदेह सुसज्जित बैठक में, जहाँ मेज पर करीने से उसका खाना लगा था, संतुलित, पौष्टिक और स्वादिष्ट। उसका मन हुआ सब्जी के डोंगे उठाकर दीवार पर दे मारे, दाल कालीन पर बिखरा दे और चिल्ला चिल्ला कर कहे, सब्जी में बाल है, दाल में कंकड़। शालिनी की इस सुचारू, सुव्यवस्थित, सपाट गृहस्थी का भ्रम टूटना चाहिए। शोर सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आएगी तो वह उछलकर उसके सामने आ खड़ा होगा और उसके कंधे दबोच लेगा। जिस्मानी ताकत उसमें उससे कहीं ज्यादा है, और तब वह उसके बदन को झटके देता रहेगा, तब तक जब तक चीख ना निकल पड़े। बोलो, वह कहेगा, कुछ भी बोलो। चुप रहोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जरूर बोलोगी। उसने हाथों में एक एक सब्जी का डोंगा उठाकर वापस फिर मेज पर पटक दिया। जिंदगी में कोई भी वह सियाना हरकत की ही नहीं थी, अब भी न कर सका। बस लगा लगाया खाना मेज पर सूखता छोड़ घर से बाहर निकल गया। कमीज की बाह से बार बार माथे का पसीना पोंछते हुए वह सोच रहा था, अगर कल वह सचमुच कुछ कर गुजरता तो क्या होता? क्या शालिनी उसकी आंखों की वितृष्णा झेल पाता? वह बलगम की तरह उसके पूरे अस्तित्व पर लिसड़ न जाती? एक दिन उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए खाते खाते वह कह उठा था, दाल में कंकड़ है। शालिनी चुपचाप उठी थी, दाल का डोंगा और थाली में परोसी दाल की कटोरी उठाकर कूड़ेदान में उलट आई थी। फेंक क्यों दी? खाई जाती, वह बरबस कह उठा था। शालिनी ने जवाब नहीं दिया था, पर उसके पूरे हाव भाव से जाहिर था कि दाल में कंकड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा उसने कुछ नहीं था, एक बार उसकी तरफ देखा भर था, पर वह देखना ऐसा था कि आदमी सब कहना सुनना भूल जाए। कब तक इस चिलचिलाती धूप में खड़ा रहूं? उसने फिर कमीज की बाह से माथे का पसीना पोंछा और हसरत के साथ अपने घर की तरफ देखा। कल दोपहर बाद घर नहीं लौटा, आधी रात क्लब में और आधी रात पार्क में बैठकर बिता दी। अब जाना चाहिए। इस बार देखा तो लगा उसके घर की खिड़की का पर्दा हिल रहा है, डोरी पर आधी दूर सरकाया गया, फिर रोक दिया गया है। एक हाथ अब भी वहां टिका हुआ है। शालिनी है पर्दे के पीछे, खिड़की से बाहर देख रही है। जरूर, अगर वह दबे पांव भीतर घुसे और पीछे से जाकर उसके कंधे दबोच ले, उसे जबरदस्ती अपने में सटा ले, आज उसकी पीठ से ही बात करे। हाँ, शायद यही गलती वह करता रहा है। उसकी आंखों में देखकर अपनी बात कहने की कोशिश की है, उनमें अपनापन ढूंढ रहा है, और उसकी जगह फैली वितृष्णा से चोट खाकर मूक रह गया है। आज पहले अपनी बात कहेगा, तब उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर देखेगा, शायद उसकी बात सुन ले। पर शालिनी, उसका हृदय एक दबी उत्तेजना से धड़क उठा और मुस्तैदी से मोटरसाइकिल आगे घसीटने लगा। खाना खाकर शालिनी खिड़की पर आ गई। पर्दा एक तरफ खिसक गया है, उसे खींचकर पूरी खिड़की ढक दे तो दरवाजे में चिटकनी लगाने अपने कमरे में जाकर सो रहे। बाहर तो देखा नहीं जाता। उफ, किस कदर धूप है। कितने बरस हो गए वह धूप में बाहर नहीं निकली। जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई उससे पूछे धूप का क्या मतलब होता है तो वह कहेगी सिरदर्द। पता नहीं लोग कैसे धूप में घूम लेते हैं, धूप में बेमतलब। अब वहां उसके घर के ठीक सामने तपते सूरज के नीचे एक आदमी हाथ में मोटरसाइकिल थामे खड़ा, निरुपाय सा। मोटरसाइकिल बिगड़ गई है शायद, बेचारा। ज्यादा देर इसी तरह धूप में खड़ा रहा तो चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। लगता है पसीना खूब आ रहा है। जेब से रुमाल निकालने का भी धैर्य नहीं, बार बार कमीज की बाह से माथे का पसीना पोंछे जा रहा है। इस तरह वहां खड़े रहने से क्या होगा? मोटरसाइकिल घसीट कर ले जानी ही पड़ेगी, तब जाए। गैरेज बहुत पास नहीं तो खास दूर भी नहीं है। ऐसे धूप के नीचे खड़े रहने से तो लू लगने का पूरा अंदेशा रहता है। कॉलेज में पढ़ती थी तो देखा था, सूरज के नीचे चक्कर खाकर एक मजदूर को गिरते हुए।
जमीन पर गिरकर कैसे छटपटाया था और 5 मिनट में खत्म हो गया था। बाद में लोगों ने कहा समय पर पानी मिल जाता तो बच जाता। उस वक्त किसी की समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। यहाँ भी पास में कहीं पानी नहीं। क्या पता प्यास की वजह से ही वह मोटरसाइकिल आगे न बढ़ा पा रहा हो। न हो तो वही एक गिलास पानी उसे दे आए, हर्ज क्या है। उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली और गिलास भर लिया। वापस खिड़की पर आकर एक बार फिर बाहर झांका। वह आदमी उसी तरह खड़ा हुआ है, बार बार उसी के घर की तरफ देख रहा है। क्यों? कोई जान पहचान का आदमी तो नहीं? कौन है? कौन होगा? उसने देखा मोटरसाइकिल घसीटता हुआ वह आदमी धीरे धीरे उसके घर के आंगन में बढ़ आ रहा है। तब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। अरे, यह तो। उसकी आंखों के किवाड़ बंद हो गए, शरीर में शिथिलता आ गई। उदास भाव से उसने खिड़की का पर्दा खींच दिया और दरवाजे की चिटकिनी बिना लगाए अपने कमरे की तरफ चल दी। जाते जाते उसने मेज पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाई और वापस फ्रिज में रख दी। जरूरत होगी तो निकाल लेगा खुद। बेसब्री से दरवाजा ठेलकर दिनेश घर में घुसा। सामने शालिनी की पीठ दिखी। वह अपने कमरे में जा रही थी। फिर खटाक, दरवाजा उसकी पीठ के सामने बंद हो गया। दिनेश करीने से सजे कमरे में अकेला रह गया। आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की कहानी वितृष्णा। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।